नमस्कार। मैं अंकित चंदेल स्वागत करता हूं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस लाइव कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी ने 8 फरवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र जारी किया है अपना 2022 का, जिसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्य अलग अलग किसानों के लिए बहुत सारी ऐसे संकल्प लिए हैं। इन सभी विषयों में से आज का जो हमारा विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम और जितने श्रोता हैं उनको सबको भी मेरा प्रणाम। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं या बहुत सारे रोडों का जो निर्माण किया है, वो पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता इस क्षेत्र में मिली है और आगे 2022 में आपकी सरकार बनेगी तो इस क्षेत्र में और क्या कार्य योजना है आपकी? किसी भी राज्य के विकास की जो अवधारणा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से ही हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और बड़ी बात है कि योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में 5 एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर लंबी हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे, 297 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इन 5 जो हमारे एक्सप्रेसवे हैं, इसके साथ साथ बड़ी बात है कि 70 वर्षों में केवल 2 एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में थे। आज की तारीख में 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए हैं, 13 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में देने का काम योगी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से उड़ान योजना के तहत जिन एयरपोर्टों पर काम पूरा हो चुका है और जिन पर पूरा होने वाला है, उसमें एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसको हम लोग जेवर एयरपोर्ट के रूप में जानेंगे, वो उसका काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है। तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व कार्य किया है। और बड़ी बात है कि हेल्थ के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, लेकिन पिछले 5 साल में, इस 5 साल के कार्यकाल में अभी तक 33 मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए, 59 मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हो गया है। तो बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो 1970 और 71 में सिंचाई की एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन वो परियोजना पिछले 50 सालों में पूरी नहीं हुई। उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमने राष्ट्र को उसको समर्पित किया है। अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड में और सरयू नहर परियोजना हमारे गोडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की परियोजना, 9 जिलों की परियोजना, जिसके माध्यम से हम 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि 30 लाख किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी तरीके से बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जमुआर परियोजना पूरा किया है, पहुंच परियोजना को पूरा किया है, बंडई को पूरा किया है, भवानी को पूरा किया है, पतरई को पूरा किया है, लहचुरा को पूरा किया है, रसिन को पूरा किया है। लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को हम लोगों ने पूर्ण करके जनता जनार्दन को समर्पित किया है। जहां पर खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया, वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है, उसके माध्यम से लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने का भी काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। नमामि गंगे की परियोजनाओं को पूर्ण करके उसको धरातल पर ला करके, जब डॉल्फिन गंगा से गायब हो गई थी, आज गंगा मैया में डॉल्फिन भी दिखने लगी हैं, प्रदूषण मुक्त हमारी गंगा हुई है। तो हर क्षेत्र में चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास करते हुए उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ही प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी ग्रामीणों को सड़क से जोड़ने का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें उन्होंने ये योजना अपनी सरकार में लेकर के आए थे, पर पिछले 5 साल के पहले की अगर हम बात करें तो ग्रामीण सड़कें काफी बेहाल हो चुकी थी, मतलब एक तरह से टूट चुकी थी सड़कें। तो उनको सुधार की दृष्टि से उसमें कितना काम आपकी सरकार में हो पाया है, या उस ग्रामीणों को सड़क से जोड़ने के साथ साथ उनको औद्योगिक चीजों से या उनको रोजगार की दृष्टि से जोड़ने में ये सड़कें कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में
अंकित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। महात्मा गांधी ने कहा था, बिना ग्रामोदय के भारत का उदय नहीं हो सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्मार्ट विलेज से ही हम न्यू इंडिया का सपना साकार कर सकते हैं। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि किसान हमारा भगवान है, जो गांव में रहता है, लेकिन किसान अपने घर तक पहुंचने के लिए उसके पास सड़क नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की। चालू करने के बाद बहुत सारे गांवों में सड़कें बनी, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आए हैं उसमें काम बहुत तेज गति से हुआ है। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक लगभग 59,000 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव गया है, जिसमें से 7,500 तो पिछले साल पे हम लोगों ने काम को पूरा किया है। और जितनी गांव की सड़कें उनको सबको बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। गांव के विकास के लिए सड़कें बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने अभी एक्सप्रेस वे बनाया है, सभी जिला मुख्यालयों को उस एक्सप्रेस वे से जोड़ने का भी अपने संकल्प पत्र जो हमारा 2022 का है उसमें इसकी प्रस्तावना रखी गई है। जब हमारे सभी जिला हेडक्वार्टर लाइफलाइन जो हमारी एक्सप्रेस वे बन रही उससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास होगा। सड़कों के किनारे केवल सड़क बना देना ही नहीं, बल्कि हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, जिसके कारण से हमारे नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त होगा। और सड़क के दोनों तरफ जब इंडस्ट्री आएगी, होटल आएंगे, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, तो लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो सड़कें बहुत बड़ी माध्यम है और इसलिए ग्रामीण सड़कों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, दिल्ली की सरकार ने बहुत काम किया है। एक बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो लोग सेना के जवान है और शहीद होते हैं, उनके घर तक सड़क बनवाने का काम, तोरण द्वार बनवाने का काम, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तो हर तरीके से गांव के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायत भवन भी बन रहा है, सचिवालय भी बन रहा है, ग्राम सखी की नियुक्ति भी हो गई, बैंक सखी के रूप में हमारी महिला बहनें, अब गांव में ही बैंक उपलब्ध है लोगों के लिए, ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। सामुदायिक शौचालय भी बन रहे हैं। बिजली की 121 जो मजरे टोले में बिजली नहीं थी वहां तार और खंभे भी पहुंचाए गए हैं, फाइबर केबल लग रहा है। अब सभी सुविधाएं गांव में मिल रही हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि गांव के सड़कें हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रही है। मंत्री जी, क्योंकि आपके पास जल शक्ति विभाग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि बुंदेलखंड में जो पानी की, पेयजल की एक बड़ी समस्या लंबे समय से रही है। कई बार ट्रेनों से वहां पे पानी भेजना पड़ता था और सिंचाई की भी काफी समस्या वहां पे रहती थी। किसान इस चक्कर में कई बार आत्महत्या के लिए मजबूर होता था। उस क्षेत्र में कितनी सफलता आपकी सरकार आने के बाद मिली है और आगे क्या योजना है? जो संकल्प पत्र आप लेकर के आए हैं उनमें क्या वादे आप कर रहे हैं उन किसानों के लिए? बहुत अच्छा अंकित जी, बड़ी बात है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। पानी धरती का पहला तत्व है। पानी सृष्टि रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है और इसलिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड पूरा सूखाग्रस्त हो गया था, पानी के लिए लोग तरफ रहे थे, यहां तक कि लोगों की शादियां नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पीने के लिए पानी नहीं था। पानी के अभाव में लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बरसों से लंबित परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बुंदेलखंड की जनता जनार्दन को समर्पित किया। महोबा, हमीरपुर और बांदा क्षेत्र को पूरी तरीके से उससे हम लोगों ने आच्छादित किया। इसके अलावा 1 दर्जन परियोजनाएं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रशिन की परियोजना, पथरई की परियोजना, जमवार की परियोजना, पहुंच की परियोजना, गुंटा की परियोजना, भवानी की परियोजना, बंडई की परियोजना, लहचुरा की परियोजना, स्प्रिंकलर परियोजनाएं, इन सबको पूरा करके संपूर्ण बुंदेलखंड को पानी पानी किया गया है। 3 तरीके की पानी की बात कही जाती है। नंबर 1 अटल भूजल योजना, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का जो जलस्तर घट रहा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम। दूसरी तरफ जल जीवन मिशन, जो हर घर को नल से जल देने का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी तेजी के साथ 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, 68 बड़ी परियोजनाएं, जिसमें हम सरफेस वाटर के माध्यम से और ग्राउंड वाटर के माध्यम से लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बड़ी तेजी से उसमें काम हुआ है। बहुत सारे घरों तक पानी पहुंच गया है और जहां नहीं पहुंचा वहां तेजी के साथ पानी पहुंच रहा है। और तीसरी बड़ी परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था कि अगर हम नदियों को जोड़ दें तो भारत खुशहाल हो सकता है। और बड़ी परियोजना केन बेतवा जोड़ने की परियोजना, जो बुंदेलखंड को पानी पानी कर देगा, 44,000 करोड़ की परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। पार्लियामेंट में पारित हो गया, उसकी कमेटी बन गई है और बहुत तेजी के साथ उस पर जब काम करेंगे तो हमको लगता है कि सदियों तक, आगे आने वाले हजारों हजार साल तक पानी का कोई अभाव बुंदेलखंड में नहीं रहेगा। लोग कहते थे
वहां की महिलाएं कहती थी कि गगरी न फूटे खसम मर जाए, यानी पानी कितना इंपॉर्टेंट था कि वो कहती थी कि गगरी न फूटे खसम मर जाए। लेकिन आज पूरा बुंदेलखंड खुशहाल हो रहा है और सबसे ज्यादा पानी की उपलब्धता बुंदेलखंड में दिखाई पड़ रही है। 2017 से पहले ट्रेन से पानी लाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन योगी सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है बुंदेलखंड के अंतर्गत कि अब पानी का कोई भी अभाव बुंदेलखंड में नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो जो आपने बुंदेलखंड में ये जल शक्ति विभाग में जो कार्य किए हैं, चाहे उनको नल से जल पहुंचाने का या सिंचाई के लिए उनको जल उपलब्ध कराने का, आपको क्या लगता है कि ये आपको इसके माध्यम से कमल का बटन दबेगा, आपको वोट मिलेगा बुंदेलखंड में? देखिए, मैं तीसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी तरीके से कहना चाहूंगा कि पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और तीसरे चरण के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। अभी मैं झांसी गया था और लोगों से मैं भेंट करके आया, जालौन में गया था, लोगों से मिला हूं। हर किसी के मन में इच्छा है कि जिसने हमको पानी दिया है, जिन्होंने हमारे खेत तक पानी पहुंचाया है, जिन्होंने बुंदेलखंड को हरा भरा बनाया है, जिन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है, जिन्होंने डिफेंस कॉरिडोर हमको दिया है, जिन्होंने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास किया है, जिन्होंने हमारे सबके लिए चित्रकूट धाम का सुंदरीकरण विकास किया है, मंदाकिनी का जीर्णोद्धार कराया है, इन सब चीजों को लेकर के पूरा बुंदेलखंड बहुत खुशहाल है और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और अंकित जी, मैं आपसे कहूंगा, कासगंज हो, हाथरस हो, एटा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो या फरुखाबाद हो या कन्नौज हो या औरैया हो, कानपुर देहात हो, कानपुर शहर हो या हमारा ललितपुर हो, झांसी हो, महोबा हो, हमीरपुर हो या जालौन हो, 16 के 16 जिलों की जनता पूरी तरीके से तैयार है, मन बना चुकी है, योगी जी को लाना है। क्यों लाना है? उसके पीछे बड़ा कारण है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से लोग त्रस्त थे, हर दिन कर्फ्यू लगा रहता था, साल के 12 महीने कर्फ्यू रहता था, वहां पर दंगाइयों से लोग पसंद थे, आतंकवादियों से लोग परेशान थे। उसी तरीके से हमारे बुंदेलखंड में खनन माफिया, भू माफिया और जो गुंडे, अपराधी और डकैतों से लोग त्रस्त थे। लेकिन योगी सरकार ने डकैतों का पूरी तरीके से सफाया किया है और गुंडे और बदमाशों की कमर तोड़ दी है और उन्होंने खनन माफिया को जेल भेज दिया है और भू माफिया पे बुलडोजर चला करके उनका समन कर दिया है। तो हर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से योगी सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है और हर किसी के मन में है कि सुशासन आए, हमारे बुंदेलखंड का भी चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास हो। मुझको पूरा भरोसा है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से विजय प्राप्त करेगी। आज जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मंत्री जी, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोग 2017 से पहले ये आरोप भी लगाते रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक तरह से बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त था, लोग बीमारू राज्य के रूप में इसको जानते थे। तो 2017 के बाद, आपकी सरकार आने के बाद, इस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है और आज लोगों को कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही हैं? और 2022 में अगर आपकी सरकार पुनः आती है तो इस क्षेत्र में और क्या कार्य योजना है आपकी? देखिए, बहुत बड़ा काम किया गया स्वास्थ्य विभाग में। तो आपने देखा होगा कि दुनिया ने लोहा माना जब कोरोना आया और पूरे दुनिया में त्रस्त हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ खड़ा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके और सभी लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करा करके, फ्री में दवाई, फ्री में टेस्ट, फ्री में जांच और फ्री में वैक्सीन दे करके लोगों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। 541 हॉस्पिटल में आज की तारीख में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 70 सालों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए। 9 मेडिकल कॉलेज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया। 2 एम्स, गोरखपुर का एम्स और रायबरेली का एम्स, ये भी संचालित हो गया है। तो जहां पर 2 एम्स संचालित हो गए हों, 33 मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हों, सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई शुरू हो गई हो, तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना और संकल्प पत्र में हम लोगों ने ये बात कही है कि हम लोग इस अगले 5 सालों में सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मेडिकल कॉलेज बना करके देंगे और जितने हमारे सीएससी और पीएससी हैं उनको भी हम मजबूत श्रेणी में लाएंगे। किसी प्रकार का स्वास्थ्य के दृष्टि से किसी को कोई संकट ना आने पाए, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। बड़ी बात है अंकित जी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की जो स्कीम लागू किया है, उसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर उसमें से कोई बच जाता है तो मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने भी बीमा योजना को लागू किया है
जिसके माध्यम से लोग उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के इलाज कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से जनता जनार्दन के साथ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, हर तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है और जो कुछ बच गया है उसको अगले 5 सालों में पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली हमारा उत्तर प्रदेश हुआ है और देखते देखते तस्वीर बदल गई है। अब हर कोई उत्तर प्रदेश आना चाहता है और यहां पर निवेश करना चाहता है। ऐसा वातावरण हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है। बीमारू राज्य की तो बात छोड़ दीजिए, आज हर कोई व्यक्ति कह रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। निवेशक आ रहे हैं, पूंजी निवेश कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अभी तक हो चुका है और सभी क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास हो रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए उनको या तो उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य में जाना पड़ता था, चाहे उनको इंजीनियरिंग करनी हो या मेडिकल की पढ़ाई करनी हो, तो ज्यादातर छात्र को उत्तर प्रदेश के बाहर जाना पड़ता था। तो इस क्षेत्र में आपकी सरकार आने के बाद कितना बदलाव आया है? क्या उत्तर प्रदेश के छात्रों को यहाँ पे वो शिक्षा मिल पा रही है जो जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देखिए, अगर हम प्राइमरी शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा की बात करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पहले जितने भी विद्यालय थे उसमें कोई अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता। आज कायाकल्प योजना के तहत हमारे विद्यालय इंग्लिश मीडियम के तरीके से विद्यालय बन गए। आज हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई प्राइमरी स्कूलों में हो रही है। हर कोई शौक से अपने बच्चों को भेज रहा है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहां यूनिफॉर्म दिया है, स्वेटर दिया है, जूता दिया है, मोजा दिया है, किताब दिया है, बैग दिया है और उनको प्रेरित किया है कि आप स्कूल जाइए। वहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाल बिछ रहा है। पॉलिटेक्निक नए नए खुल रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक 12 यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी भी हमारी मेरठ के अंदर बनी ध्यानचंद जी के नाम से। तो हर तरीके की विद्यार्थियों को सुविधा प्राप्त हो। अगर खिलाड़ी खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो खेल यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएगा, इंजीनियरिंग बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, अगर ITI करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर मिलेंगे। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सभी अत्याधुनिक साधनों से युक्त संपूर्ण शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही है। और गरीबों के लिए भी शिक्षा के लिए सभी कमिश्नरी लेवल पर भी हम लोग आवासीय विद्यालय खोल करके उनके लिए भी मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाए, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। उत्तम शिक्षा से की बात तुरंत हमारा विषय आता है रोजगार का, नौकरी का। तो एक तो आपके संकल्प पत्र में पढ़ रहा था, उसमें ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को आप रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो इस क्षेत्र में पिछले 5 साल में आपने कितने रोजगार उपलब्ध कराए हैं या कितनी सफलता इस क्षेत्र में मिली है? और जो आपकी ये परिकल्पना है कि हम हर परिवार में एक रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उसकी क्या आधारशिला है? कैसे ये मतलब सफल हो पाएगा? देखिए, बड़ी बात है कि उसमें कहा गया रोजगार और स्वरोजगार। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके का रोजगार मिलता है, उसका सृजन किया जाता है, उसका बड़ा उदाहरण है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अब तक 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में केवल मिल चुका है। और उसके साथ साथ 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, मेरिट के आधार पर, और इस आधार पर लोगों को नौकरी दी गई है। अब तक के इतिहास में पहली बार 5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देना। पिछली सरकारों में 10 साल में उन्होंने 1,05,000 लोगों को नौकरी दिया। हम लोगों ने 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी। और इसके साथ और भी जो भी पूंजी निवेश 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके माध्यम से भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से पूंजी निवेश बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्वरोजगार जो जिले जिले में हो रहे हैं, और जितना निवेश उत्तर प्रदेश में होगा उतना ही रोजगार बढ़ेगा। तो आज उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज्य स्थापित हुआ है, अमन शांति का वातावरण बना है, तेजी के साथ यहां पर गुंडे और माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, उसके कारण से हर कोई उत्तर प्रदेश आना चाहता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा मार्केट भी है, उत्तर प्रदेश में पानी भी है, उत्तर प्रदेश में जमीन भी है, और 24 घंटे बिजली की यहाँ व्यवस्था भी है, चलने के लिए सुंदर सुंदर सड़कें हैं, और हर क्षेत्र में हवाई अड्डा है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से लेकर के राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना उत्तर प्रदेश में साकार हुई है, उसके माध्यम से हर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो निश्चित रूप से पिछली बार भी हम लोगों ने अपने
लोक कल्याण संकल्प पत्र में 212 बातों को कहा था, 212 की 12 सारे संकल्प हम लोगों ने पूरा किए हैं। अब की बार जो हम लोगों ने संकल्प में कहा है, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार जरूर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। और आदरणीय योगी जी के पर लोगों का यकीन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो यकीन है, और इस सफलता को हम प्राप्त करेंगे। और 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बनेगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार होगी, हर व्यक्ति की आय 2 से 3 गुनी होगी, और समृद्धशाली उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर नंबर 1 के स्थान पर होगा। आपने अपने पिछले कार्यकाल में सभी छात्रों को, लगभग 1 करोड़ छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट देने का काम किया। ऐसे ही आपके संकल्प पत्र में मैं देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी सरकार 2022 में बनती है तो आप 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे, और ऐसे ही मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का काम करेंगे। तो ये उनके लिए कितना मददगार साबित होगा आगे की शिक्षा के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम नया भारत बनाएं, और न्यू इंडिया अगर बनाना है, स्मार्ट इंडिया बनाना है हमको आपको, तो बिना डिजिटल इंडिया के हम उसको साकार नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, और डिजिटल इंडिया हो, न्यू इंडिया हो, स्टार्टअप हो, इन सब चीजों को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसलिए गांव-गांव में फाइबर केबल जो डाले जा रहे हैं, वो उसके माध्यम से हर गांव को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। आज का विद्यार्थी बहुत जरूरी है कि वो आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर सके, और इसके लिए उसको टैबलेट मिले, हर तरीके की सुविधा उसको मिले, और टैबलेट के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी उसको, और बाकी सब चीजें भी फ्री में उपलब्ध हो, इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, और बड़ी तेजी के साथ इसका वितरण किया गया है। आगे उन्होंने 2 करोड़ की बात कही है, और मैं समझता हूं कि जिसको भी जरूरत होगी वहां तक ये टैबलेट पहुंचेगा। इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों के लिए, जो बच्चियां हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम सब लोग, अगर कोई मेधावी छात्र है तो उसको स्कूटी भी प्रदान करेंगे, जिससे और तेजी के साथ वो आगे बढ़ सके और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो बच्चों का चतुर्दिक विकास कैसे हो, कोई भी चीज, किसी चीज का अभाव उनके जीवन में बाधा उत्पन्न ना करे, इसके लिए यह सरकार संकल्पित है। और योगी जी का जो संकल्प है वही तो हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र का भाग है। और इसलिए आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत और आदरणीय योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, और उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए नौजवान मोदी और योगी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उसकी हर तरीके की समस्या का समाधान करना भी भारतीय जनता पार्टी का धर्म और फर्ज है। निश्चित रूप से हम उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। मंत्री जी, आपके संकल्प पत्र जारी करने के बाद कुछ ही समय बाद अन्य पार्टियों ने भी, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो आप कैसे दोनों में डिफरेंस करते हैं, कैसे देखते हैं उनके घोषणा पत्र को और अपने संकल्प पत्र को? इसलिए देखते हैं कि पिछले इतने वर्षों से जब कभी भी उनकी सरकार आई, उन्होंने कोई भी काम नहीं पूरा किया, कुछ भी नहीं। जितनी बातें वो कहते थे उसके उल्टे वो काम करते थे। आते थे वो जनता के हित करने की दृष्टि से, और करने लगते थे आतंकवादियों का साथ देना है, गुंडों माफियाओं का संरक्षण देना है, पूरी तरीके से अपराधीकरण कराना है, दंगे उत्तर प्रदेश में कराने हैं। तो उन्होंने कोई भी काम आज तक किया नहीं है। जनता जनार्दन इसको अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से उन्होंने कहा हम किसानों के कर्जा माफ करेंगे, तो योगी जी ने पहला निर्णय लिया, 86 लाख किसानों का कर्जा 36,000 करोड़ रुपए दे करके उसकी माफी किया। योगी जी ने कहा था, हम संकल्प पत्र में कहते हैं अवैध बूचड़खाने बंद करेंगे, उसको हमने तत्काल बंद किया। योगी जी ने कहा था उस समय कि निश्चित रूप से हम लोग खेत तक पानी पहुंचाएंगे, हम लोगों ने पहुंचा करके दिया। जितने भी हमारे संकल्प थे उसको हमने पूरा किया है। इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति है। और जिस तरीके से डबल डोज राशन मिला है, हर तरीके की सुविधाएं उनको मिली हैं, संकल्प पत्र की एक एक बात हम लोगों ने पूरा किया है। उसी संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा था जिले की जो पहचान है उसको हम बनाए रखेंगे, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम बढ़ाएंगे। और देखते देखते आपने देखा होगा अंकित जी कि बेरोजगारी की जो दर है 17.5% से घर करके 4.5% हो गई। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पूरे भारत के अंदर हम 14वें पायदान पर थे, उससे घट करके हम दूसरे स्थान पर आ गए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम नंबर 1 के स्थान पर आ गए। और भारत की जो 56 परियोजनाएं चल रही उसमें से 44 की 44 परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। तो हम सभी क्षेत्रों में नंबर 1 के स्थान पर हैं। हमारी आर्थिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत हुआ है। तो हमने सभी जितने पुराने हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमने वादे किए थे उसको सबने पूरा किया है। और इसलिए जनता जनार्दन का पूरा भरोसा है, और उनके भरोसे पर योगी सरकार खरी उतरेगी। अगले 5 सालों में जो हम लोग संकल्प पत्र में अपनी बातें कहे हैं उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे।
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में कल कोर्ट ने कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसमें से एक का संबंध समाजवादी पार्टी से है। तो ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से आप समझाएं। देखिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एक व्यक्ति जाके अहमदाबाद में बम विस्फोट करता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उस पर कोर्ट सजा सुनाती है, और जिसका उसी का बाप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपनी फोटो खिंचाता है, वहां पर खड़े होकर के उनसे विचार विमर्श कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का कितना गहरा संबंध उन परिवारों से है। और इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। और उनके चरित्र में ये रहा है कि उनकी जब सरकार पिछली बार 2012 में सपा की सरकार आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम आतंकवादियों को छोड़ने का किया। कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। दूसरी बड़ी बात मैं अंकित जी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, और जैसे ही सपा की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने सिमी जैसे संगठन से प्रतिबंध हटाने का काम किया। उन्होंने जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से अपने आवास पे बुला करके विचार विमर्श किया। तो जितने माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, दंगाई हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं ये दंगा पार्टी है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। और आज पूरी तरीके से बात सिद्ध हो गई है, क्योंकि अहमदाबाद में जिसने बम ब्लास्ट किया, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई, उन्हीं के पिता से अखिलेश यादव जी अपनी फोटो उनके साथ खिंचा रहे हैं, और दोनों लोग खड़े होकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। कौन सी बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं मैं तो ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर एक आतंकवादी से इस तरीके के संबंध दिखाई पड़ रहे हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए मैं जनता जनार्दन से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप लोग सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए, और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों से बच करके रहिए जो जिन्ना का जिंदाबाद लगाते हैं, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाते हैं, जो भारत माता को डाइन कहते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते हैं, जो सिमी पर से प्रतिबंध हटाते हैं। ये सब लोग ये भारत के साथ नहीं है, ये किसके साथ हैं आप समझ सकते हैं। जो हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं हैं। और इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, और फिर से योगी जी की सरकार बने, जिससे बुलडोजर चलता रहे, कानून का राज्य स्थापित हो, और हमारे उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो। एक आखिरी प्रश्न है मंत्री जी, अभी 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और आगे 5 चरणों के चुनाव होने हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी की सफलता कितनी या कितना आंकते हैं आप, कितना लगता है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, 2 चरणों के चुनाव में हम लोग बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, रिकॉर्ड बना रही है, और हो सकता है कि पिछला 2017 का रिकॉर्ड हम तोड़े, उससे आगे निकल जाएं। और जो तीसरे चरण का चुनाव है, जिस तरीके का जनता जनार्दन में उत्साह है, और पूरा चुनाव अब जनता खुद लड़ रही है, जनता आगे आगे है, बाकी लोग पीछे पीछे हैं। इससे तय होता है कि आने वाले चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 350 के पार, हमको तो लगता है कि हम 350 के पार जाएंगे, और फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। मंत्री जी हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे संकल्प पत्र पे बहुत ही विस्तार से चर्चा की, हमारे सारे प्रश्नों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी का भी, आप हमारे साथ जुड़े। फिर बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका, और बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया। और जो लोग इसको सुन रहे हैं, उन सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम है, और निवेदन है कि कल तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, और तीसरे चरण के मतदान में मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इसलिए योगी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के लिए, विंध्यवासिनी के कॉरिडोर के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, और उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास के लिए, और बुंदेलखंड को हरा भरा बनाने के लिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में अमन, चैन और शांति का वातावरण लाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 100% निकलिए। पहले मतदान, बाद में जलपान कीजिए। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल वाले खाने के बटन को जोर से दबाइए। जय श्री राम। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।